प्यारे दोस्तों, आज मेधा आईएएस के इस ऑनलाइन क्लास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस लॉकडाउन की अवधि में कई बार फेसबुक आदि के माध्यम से मैं लाइव रहा हूं, पढ़ाया हूं, परंतु YouTube पर आज से मैं इसमें शुरुआत कर रहा हूं और मैंने सोचा कि अभी कुछ दिन के बाद, जैसा कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी 65वीं की मुख्य परीक्षा के लिए डेट जारी कर दिया गया है। अगस्त महीने के प्रथम सप्ताह में वह डेट दिया गया है। तो मैं सोचा कि बीपीएससी 65वीं के बच्चों के लिए और यूपीएससी में भी काम आए उस तरह का एक एपिसोड से मैं इसकी शुरुआत करूं। तो मुझे तमाम विचार विमर्श के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैं ऑप्शनल विषय के साथ इसकी शुरुआत करता हूं और आज मैं उसी के तहत आपके समक्ष राजनीति विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में क्या स्थिति है और क्या उसका एक आयाम है, उसको कैसे तैयार करना है, इन सब विषयों पर आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। राजनीति विज्ञान एक वैकल्पिक विषय के रूप में उसकी क्या स्थिति है और उसके बाद उस विषय को कैसे पढ़ना है और उस राजनीति विज्ञान में फिर हम एक बेहतर उत्तर लेखन कैसे करें, इसको भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा जानना पड़ेगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति विज्ञान के कई खंड जनरल स्टडीज से भी संबद्ध रखते हैं। तो उस स्थिति में जनरल स्टडीज के उत्तर और ऑप्शनल के उत्तर में क्या अंतर हो, इसकी भी चर्चा हम यहाँ करेंगे। इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि जब उत्तर एक बेहतर उत्तर लेखन कैसे करें, जब यह जानेंगे तो वहां ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा उत्तर जीएस के उत्तर से भिन्न कैसे हो। तो इन सब बातों पर एक विस्तृत चर्चा मैं आपके साथ आगामी 15 से 20 मिनट में करूंगा, उसकी एक ब्यौरा आपके समक्ष रखूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक भ्रांति भी है कि बड़ा विषय है। राजनीति विज्ञान आमतौर पे विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि शायद यह कठिन विषय हो, पर मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं कि जब आप एक वैकल्पिक विषय के रूप में इस राजनीति विज्ञान को देखेंगे तो राजनीति विज्ञान एक बहुत ही आसान विषय है, बहुत इजी विषय है। और कैसे इजी है उसका भी मैं व्याख्यान आपके समक्ष दे रहा हूं। आप राजनीति विज्ञान पढ़ें अथवा न पढ़ें, एक वैकल्पिक विषय के रूप में आप इसे लें अथवा न लें, फिर भी हर वह विद्यार्थी जो सिविल सेवा की परीक्षा दे रहा है वह राजनीति विज्ञान के लगभग 60 से 70% पार्ट को पढ़ता ही है, उसको पढ़ना ही पड़ता है। तो जो इसके पार्ट है, जो इसके सेक्शन है, थोड़ा सा उसको मैं आपके समक्ष रखूंगा। देखिए, जब एक वैकल्पिक विषय के रूप में हम इसका एक खाका खींचते हैं तो दोनों एग्जामों को ध्यान में रख के, संघ लोक सेवा आयोग का भी जो आईएएस का एग्जाम होता है उसकी भी मुख्य परीक्षा में इसका क्या ये है और बीपीएससी में भी इसकी क्या स्थिति है, दोनों का खाका मैं आपके समक्ष खींच दे रहा हूं। अब जैसा कि आप अगर यूपीएससी को देखिए तो यूपीएससी के ऑप्शनल पेपर में अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करिएगा तो दो पेपर होता है।
एक है पेपर 1 और दूसरा है पेपर 2। पेपर 1 के 2 पार्ट हैं, कह सकते हैं हम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अगर आप सेक्शन ए की बात करिएगा तो सेक्शन ए में जो टॉपिक आता है वह टॉपिक है विचारधारा, जिसको आप आइडियोलॉजी भी कह सकते हैं। पश्चिमी चिंतक, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं, उनके बारे में। और उसके बाद भारतीय चिंतक है, अर्थात इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है। ये सेक्शन ए में ये 3 बिंदु आते हैं, ये 3 विषयों से संबंधित चीजें जो हैं वो आती हैं। सेक्शन बी की आप बात करिएगा तो सेक्शन बी में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात कही जाती है, जिसको शॉर्ट में आईजीपी के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी भारत की सरकार और भारत की राजनीतिक व्यवस्था, इसके बारे में भी जानते हैं। और आमतौर पे इस पार्ट का मैक्सिमम अध्ययन जो है आप जनरल स्टडीज में करते ही हैं, जनरल स्टडीज में पढ़ते ही हैं, इसलिए ये पूरा पार्ट एक तरह से जनरल स्टडीज का ही थोड़ा सा बड़ा रूप है, कह सकते हैं कि जनरल स्टडीज ही है। अगर आप पेपर 2 का बात करें तो पेपर 2 के भी 2 सेक्शन हैं। अगर आप उस 2 सेक्शन की बात करिएगा तो वहां भी है सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए की बात करेंगे तो सेक्शन ए में पढ़ना है हमें आईआर की थियरी, यानी इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध के जो सिद्धांत हैं वो यहां जानना है। और सेक्शन बी में हमें भारत और विश्व के बारे में जानना है, यानी इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में जानना है। अगर आप इस पूरे सेक्शन को इस तरह से यूपीएससी के सिलेबस में देखेंगे, बटा हुआ पाएंगे। जैसा कि आप जानते हो कि ये पेपर भी 250 मार्क्स का होता है और ये पेपर 250 मार्क्स का होता है, यानी कुल जो पूरा ऑप्शनल पेपर को आप एक संग्रहित करेंगे तो 500 नंबर का आपको ये वहां यूपीएससी में दिखेगा। लेकिन अगर आप बीपीएससी का बात करो तो ये सारा चीज यही है, सारा यही बटा हुआ है, लेकिन यूपीएससी में वो 2 पेपर में बटा हुआ है और बीपीएससी में वह 2 पेपर में न बट के पेपर उसका एक ही है। एक ही पेपर होता है जो 300 नंबर का है और उसमें सेक्शन वाइज बंटवारा है ना, उसमें सेक्शन वाइज बटे हुए हैं, 4 सेक्शन है और चारों सेक्शन से आपको एक एक क्वेश्चन लिखना अनिवार्य है। और शेष जो 2 क्वेश्चन होता है वह 2 क्वेश्चन आप कहीं से भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा होती है। लेकिन आमतौर पे अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का उत्तर लेखन कर रहे हैं और बीपीएससी के लिए कर रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि 4 उत्तर तो आप लिखिए ही लिखिए, शेष जो 2 का उत्तर है वह एक आप थिंकर से लिख लीजिए और दूसरा आप अगर आईआर की थियरी से लिख लेते हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ज्यादा लाभदायक होता है, उसमें नंबर अच्छे आते हैं आपके। क्योंकि अब उसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। यहां पेपर 1 के अगर यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार देखिए तो पेपर 1 के जो 2 सेक्शन दिख रहे हैं आपको, सेक्शन ए और सेक्शन बी,
इसमें थोड़ा स्टैटिक पार्ट ज्यादा है, डायनामिक पार्ट थोड़ा कम है। तो अगर आप थोड़ा सा सेक्शन बी में जरूर डायमेंशन जुड़ता है, लेकिन फिर भी आप तमाम निष्कर्षों के आधार पे इसको स्टैटिक कर सकते हो। तो पेपर वे बहुत हद तक पेपर वन जो है वो स्टैटिक है, बट पेपर टू में आप जाते हो तो पेपर टू का ये छोटा सा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट नहीं है। उसके बाद का जो पूरा सेक्शन बचता है वह एक पूरा डायनामिक पार्ट है, और उस स्थिति में उत्तर लेखन करने में कई विवादों में आप घिर सकते हैं, कई विचारधाराओं की बातें आती हैं। तो इसलिए सेफ साइड अगर आप लेते हो तो बीपीएससी के उत्तर लेखन में 4 क्वेश्चन तो आपको चारों सेक्शन से लिखना ही होगा। इसके अतिरिक्त यदि आप 2 लिखते हो तो एक चिंतक से लिख लो, चाहे इंडियन या वेस्टर्न कुछ भी, और दूसरा यदि आप आईआर की थियरी से लिख लेते हैं तो अच्छे नंबर प्राप्त करने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है, अच्छे नंबर आप ले आ सकते हैं। अब आप देखिएगा थोड़ा सा कि मैं पहले भी आपसे कहा था कि एक वैकल्पिक विषय के रूप में यह बहुत आसान पेपर है। तो कैसे आसान पेपर है, तो देखिए, अगर आप यूपीएससी का बात करें तो यूपीएससी में ये पूरी ये जो टॉपिक है ये आपको जनरल स्टडीज में पढ़ना होगा, और यूपीएससी में कौन, बीपीएससी में भी ये आपको जनरल स्टडीज में पढ़ना है। तो एक ये आप ऑप्शनल के रूप में या तो पॉलिटिकल साइंस लीजिए या नहीं लीजिए, नहीं लेने वाले विद्यार्थी को भी ये सेक्शन पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये पॉलिटिकल साइंस लेने वाले को फायदा होता है कि वह एक जगह पढ़ता है और 2 जगह उसका आसानी से वह उपयोग कर लेता है। दूसरा बात, ये आईआर की थियरी में कुछ सेक्शन को छोड़ के हाल थोड़ा सा कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स वाला पार्ट और 1-2 चैप्टर प्रारंभ का छोड़ दिया जाए तो शेष सभी चीजें, चाहे वह शीत युद्ध हो, चाहे वह गुट निरपेक्षता हो, चाहे वह आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ आदि की स्थापना जो ब्रेटन वुड्स से लेके और नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था तक की बात हो, वो सब कुछ आपको जीएस में पढ़ना ही पढ़ना है, या तो पॉलिटिकल साइंस पढ़िए या नहीं पढ़िए। तो ये भी सेक्शन में बहुत सारा पार्ट आपको मदद पहुंचाता है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के द्वारा। और सेक्शन बी ये पूरा आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन है, जो कि आमतौर पे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना होता है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जो ले अथवा न ले। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इस पूरे सिलेबस का जब अध्ययन करते हो तो आप ये देख रहे हो कि आप इस विषय को ऑप्शनल के रूप में लीजिए अथवा नहीं लीजिए, आपको इसका 60% पार्ट एनी हाउ पढ़ना ही पढ़ना है। यूपीएससी में तो थोड़ा और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये विचारधारा के रूप में कई ऐसे टॉपिक हैं जैसे न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, ये कई ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जो निबंध के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो यूपीएससी में अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल ले रहा है तो उसके लिए तो समझिए कि लगभग 70% से भी ज्यादा पार्ट ये जनरल स्टडीज में कवर करता है। तो एक जगह पढ़ना है और उसका उपयोग आप जनरल स्टडीज में भी कर सकते हो, और इंटरव्यू के दौरान चूंकि इसका पार्ट जो डायनामिक पार्ट है वह काफी हद तक आपको इंटरव्यू में भी मदद पहुंचाता है, इंटरव्यू में भी हेल्प करता है, एक दृष्टिकोण बनाने में आपकी मदद करता है, अपने सिस्टम, अपने व्यवहार, अपने संविधान को, अपने शासन व्यवस्था को समझने में यह आपकी मदद करता है, जिसमें इंटरव्यू में आपको काफी मदद मिल जाती है, इंटरव्यू में इससे काफी हेल्प मिल जाता है। तो एक विषय के रूप में आप देखिए कि यह कितना सार्थक विषय है, और इस तरह से यह आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि एक जगह पढ़ के इसका हम 2 या 3 जगह अनुप्रयोग कर सकते हैं, 2 जगह इसका एप्लीकेशन है, 2-3 जगह इसका हम अप्लाई कर सकते हैं। अब निर्भर करता है कि हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। अब एक वैकल्पिक विषय में ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इसलिए चुने क्योंकि जनरल स्टडीज में इसका सबसे अधिक योगदान है, पहला कारण।
दूसरा कारण, एक मैंने लिखा है इसमें कैसे पढ़ें। तो जनरल स्टडीज के माध्यम से भी देखिए, या ऐसे भी यदि आप ऑप्शनल के रूप में भी इसको देख रहे हो, तो आप अगर ऑप्शनल के रूप में इसकी पढ़ाई करते हो तो पॉलिटिकल साइंस की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें रटने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। यह पूरे तरीके से एक संकल्पनात्मक विषय है, एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना है। जितना अच्छा आपका इसमें अंडरस्टैंडिंग होगा, अर्थात जितना अच्छा आप इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जितना अच्छा आप इसको अंडरस्टूड करेंगे और अंडरस्टूड करके उसको जितना अच्छे तरीके से आप अप्लाई करेंगे, अर्थात ये पूर्णतः एक अप्लाइड सब्जेक्ट है ना, इसका अप्लाई सीखना है, इसका प्रयोग करना है, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। जितना अधिक हम अपने मस्तिष्क से इसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे, अर्थात मेंटली हम जितना इस पर कार्य करेंगे, यह विषय उतना ही हमारा होता चला जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत अधिक कई विषयों की तरह रटने की जरूरत नहीं है। हमें आराम से इस विषय की संकल्पना को समझना है और उस समझ को अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने समाज में, अपनी व्यवस्था में उतारना है, उस प्रक्रिया को समझना है और अपने उस समझ के माध्यम से उसका एनालिसिस करना है, उसको समझना। तो इस तरह से ये एक पॉलिटिकल साइंस की एक दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है जो आपको ऑप्शनल विषय में मदद पहुंचाएगी। और आप क्यों ऑप्शनल विषय और पॉलिटिकल साइंस चुने, इसमें यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि रटने के बंधन से मुक्त, आराम से पढ़िए, समझिए और बस अनुप्रयोग करते रहिए, अपनी व्यवस्था को समझिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर में जो चीजें आती हैं उस न्यूज़पेपर के चीजों को आप अपने ज्ञान के अनुसार, अपने समझ के अनुसार समझिए। काफी बेहतर आपके लिए ये होगा, काफी बेहतर साबित हो सकता है आपकी परीक्षा में। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि नंबर कम आएगा या नंबर कम आता है। निसंदेह नंबर नहीं आएंगे, चाहे वह कोई भी विषय आप ले लीजिए। यदि उस विषय में आपकी अपनी मौलिक समझ नहीं होगी, यदि उस विषय में आप दूसरे के मस्तिष्क की बताई हुई बातों को रटेंगे, तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं नंबर नहीं आएगा, नंबर आप नहीं ले सकते हैं। इसलिए सिविल सेवा के परीक्षा में सिविल सेवा के परीक्षार्थियों को अधिक नंबर लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, कुछ अलग से करना पड़ता है। जब तक आप वो चीजें नहीं करेंगे कभी कुछ नहीं हो सकता, आप नंबर नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए कि नंबर कम आया होगा किसी को, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि क्यों आता है, लेकिन नंबर कम आने के सबसे बड़े कारण ये हैं कि आप उसकी संकल्पना को या तो ठीक ढंग से नहीं समझे, या उसकी संकल्पना के अनुसार आप ठीक ढंग से मेहनत नहीं किए हैं, ठीक ढंग से आप उस पर कार्य नहीं किए हैं। यह सबसे बड़ा कारण हो सकता है। स्रोत की कमी यह भी हो सकती है, अच्छा स्रोत नहीं मिला, अच्छी किताब नहीं मिले, अच्छे नोट्स नहीं मिले, इसके वजह से भी अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिला, ये सब कारण है आपका नंबर कम आने के पीछे। लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण है इसकी संकल्पना का अभाव, इसके समझ का अभाव, एक वैज्ञानिक समझ की कमी। यदि ये सब आप पूर्ति करते हैं तो निसंदेह नंबर आएगा, आप निश्चिंत रहिए। और उसके बाद इसमें क्या पढ़ें, तो क्या पढ़े वाला जो विषय है इसको थोड़ा बड़े गहराई से समझने की जरूरत है। क्या पढ़ने वाले में आप देखिए कि मैं यूपीएससी वाले पे ही समझा लेता हूं, बीपीएससी में भी वैसे ही सेक्शन वाइज है, आप उसको भी समझ जाएंगे।
जैसे दो पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में भी मैंने आपसे कहा कि एक है सेक्शन ए। सेक्शन ए में मैंने आपसे बताया था कि विचारधारा है, पश्चिमी चिंतक है और भारतीय चिंतक है ना। तो आप अगर स्रोत की बात करिएगा तो आप एक मेरा नोट्स आप इसमें पूरे ऑप्शनल विषय के लिए मेरा नोट्स आप ले सकते हैं। वह नोट्स आपको काफी मदद पहुंचाएगा और बहुत अधिक बुक्स पढ़ने के चक्कर में नहीं रहिए। हर टॉपिक के लिए एंड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड सारा बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। शुरू से ही थोड़ा सेलेक्टिव होइए और सेलेक्टिव होके पढ़िए। हाँ, नोट्स जो है वह आपके लिए सफिशिएंट है, आपके लिए वह पर्याप्त है। आप नोट्स पर बेहतर फोकस करिए, आपको वो मदद देगा, आपको वह आपका नैया जो है वो जरूर पार करा देगा। हाँ, बुक्स का प्रयोग आप करिए केवल रेफरेंस के लिए, केवल रेफरेंस के खातिर आप बुक का यूज करिए। नोट्स पर ज्यादा फोकस रहिए और आंसर राइटिंग लगातार करिए। तो क्या आप उसमें एक तो मेरा नोट्स आप इसके तमाम सेक्शन के लिए आप नोट्स जो है अलग अलग बुकलेट में आपको मिलता है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। या आप इसके अतिरिक्त कुछ रेफरेंस बुक भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर विचारधारा का आपको पढ़ना है कोई भी बुक्स, तो आप अंग्रेजी मीडियम यदि हैं तो आप अंग्रेजी मीडियम का एक किताब आता है एंड्रू हेवुड का। एंड्रू हेवुड का एक आइडियोलॉजी पर किताब आता है, आप उसको लेकर पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि उससे अच्छी किताब नहीं है, आप उसको लेके पढ़ सकते हैं। यदि आप हिंदी मीडियम हैं तो आप ओपी गाबा का एक राजनीतिक सिद्धांत आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है वो भी। वैसे ही अगर पश्चिमी चिंतक की बात करें तो पश्चिमी चिंतक के लिए या तो आप ओपी गाबा का प्रयोग कर सकते हैं या आप आर.एम. भगत का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे अगर आर.एम. भगत मिल जाए तो बहुत अच्छी किताब है वो। आर.एम. भगत को आप अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। वैसे ही अगर भारतीय चिंतक की बात किया जाए तो भारतीय चिंतक के लिए भी आप ओपी गाबा का संदर्भ ले सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान देने की जरूरत है कि आप इन सभी बुक्स को केवल रेफरेंस के लिए प्रयोग करिए, केवल रेफरेंस के संदर्भ में ही उसको ले आइए, क्योंकि ये सभी बुक्स सिविल सेवा के दृष्टिकोण से नहीं लिखा हुआ है। ये बुक्स एकेडमिक बुक्स लिखे हुए हैं, जबकि हमें कम वर्ड्स में और ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन देना होता है। इसलिए हमें वह किताब मदद जरूर दे सकती है, लेकिन उस किताब पर निर्भरता हमारे लिए घाटे का सौदा हो सकता है। इसलिए आवश्यक ये है कि हम उस बुक्स को रेफरेंस के रूप में ही प्रयोग करें, नोट्स पर हमारी निर्भरता अधिक हो। तो ये सेक्शन ए की बात है। उसी तरह अगर सेक्शन बी की आप बात कर लो, जिसमें आप भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हो, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए भी आप नोट्स है, उस नोट्स को आप बेस बनाओगे। और अगर बुक्स का प्रयोग करना चाहते हो तो बुक्स के में एक एस.एम. सईद की किताब आती है। उस एस.एम. सईद की किताब से आप काफी हद तक एस.एम. सईद की किताब आपके लिए काफी मददगार होगी। काफी अच्छी किताब है, आप उसको एक बार लेके और देख सकते हैं। वह रेफरेंस के लिए आपके लिए बेहतर किताब होगी। इसके अतिरिक्त आप करंट अफेयर्स आदि से अपडेट होने के लिए न्यूज़पेपर आदि का संदर्भ ले सकते हैं। न्यूज़पेपर आदि का मदद लीजिए और कम से कम 1-2 न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़िए, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, जैसे द हिंदू आप पढ़ रहे हैं
तो द हिंदू के कुछ स्कॉलर्स हैं, कुछ विद्वान हैं जो केवल द हिंदू में ही लिखते हैं, वो इंडियन एक्सप्रेस में नहीं लिखते। कुछ इंडियन एक्सप्रेस में ही लिखते हैं, द हिंदू में नहीं लिखते। इसलिए उनकी बातों को जानने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए आपको उन दोनों न्यूज़पेपर्स को पढ़ना चाहिए, दोनों न्यूज़पेपर्स को समझना चाहिए। उन न्यूज़पेपर्स को पढ़िए और उसमें जो भी विषय आपके साथ आते हों, जो भी विषय आपके समक्ष आ रहे हों, उसको आप इकट्ठा करिए और उसको अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिए, उसको अपने नोट्स में जोड़ लीजिए। ये काफी मददगार होगा आपकी तैयारी के दौरान, आपकी तैयारी के लिए, क्योंकि लगातार अपडेशन होना बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चल सकता है। दूसरी चीज, अगर आप पेपर 2 की बात करो तो पेपर 2 में आप जैसे देखिएगा कि खैर पेपर 2 की मैं चर्चा करूं उसके पहले एक चीज और आपको जोड़ देना चाहता हूं मैं इस पेपर 1 के सेकंड पार्ट वाले में, सेक्शन बी में, कि भाई जब आप ये किताब पढ़ रहे हो या इसकी तैयारी कर रहे हो तो इसके में जब आप पेपर को देखोगे तो लास्ट में 2-3 चैप्टर हैं। जैसे लास्ट में चैप्टर है, इसमें पर्यावरणीय आंदोलन है, निर्जातीयता है, जातिवाद है, सांप्रदायिकता है। तो ये सब को भी आप करंट अफेयर से अपडेट करिए, क्योंकि प्रतिदिन इन सब विषयों पर भारत में रिसर्च हो रहे हैं और उस रिसर्च को जानना और उस रिसर्च से अपडेट रहना ये आपके लिए बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर में कई बुक का रिव्यू भी छपता है, उस बुक के रिव्यू को भी आप बुक के लेखक के नाम के साथ आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, क्योंकि उत्तर लेखन के क्रम में उस बुक्स का नाम और लेखक का नाम लिखने से आपके उत्तर लेखन की प्रबलता जो है वो बढ़ जाती है, आपका उत्तर ज्यादा इंफैटिक हो जाता है। तो इसके बाद आइए हम सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं। सेकंड पेपर की जब हम चर्चा करते हैं तो सेकंड पेपर में भी 2 सेक्शन है। एक तो सेक्शन ए है जिसमें आईआर की थियरी है। जब आईआर की थियरी की बात करते हैं तो आप नोट्स पर निर्भर रहिए। हाँ, थियरी के लिए अगर आपको कोई किताब, थियरी और इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों के लिए अगर एक साथ कोई किताब पढ़नी है तो आप किताब पढ़ सकते हैं। वह किताब है बीएल फाड़िया की। बीएल फाड़िया की किताब आप लेकर देख सकते हैं। जरूर इस किताब में इस आईआर थियरी के सारे सेक्शन आपको मिल जाएंगे। दूसरी प्रमुख बात, अगर अंग्रेजी मीडियम वाले आप हैं तो एंड्रू हेवुड की यहां भी एक किताब आती है, उसका नाम है ग्लोबल पॉलिटिक्स। आप उस बुक को भी लेके पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी किताब है वो भी। इन सब किताबों में आपको ये जो सेक्शन बी है जिसमें भारत और विश्व जानना है, ये भारत और विश्व के कुछ स्टैटिक पार्ट तो मिल जाएंगे। यानी जैसे कि आप भारत और जापान रिलेशन की बात करते हो, भारत और चीन रिलेशन की बात करते हो, तो ये सब कुछ आपको वहां से उसका बैकग्राउंड तो मिल जाएगा, लेकिन करंट से अपडेट आपको खुद होना होगा। जो न्यूज़पेपर है और कुछ मैं साइट्स की चर्चा कर देता हूं, उसकी आप यहां संदर्भ ले सकते हैं। जैसे ORF है, IDSA है, ये सब कुछ ऐसे साइट हैं जिस साइट्स का प्रयोग करके इस साइट्स पे तमाम महत्वपूर्ण विषयों के आर्टिकल्स हैं। आप उस आर्टिकल्स को लेकर के और पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपके उत्तर लेखन को काफी मजबूती मिलेगी, काफी मदद मिलेगा। उसमें आलोचनात्मक बिंदु है, उसमें पॉजिटिव निगेटिव है, सारे बिंदुओं के काफी अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया गया रहता है। तो ये जो वेबसाइट है वो भी आपको काफी मदद पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से एक वैकल्पिक विषय के रूप में इसकी क्या परिस्थिति है, कैसे पढ़ें, मैंने पहले ही बताया कि संकल्पना पर ध्यान दें, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दें और उसका अनुप्रयोग करें। और क्या पढ़े में मैंने एक क्लियरली आपको बताया कि नोट्स पर निर्भर रहिए, बुक्स का प्रयोग करिए लेकिन रेफरेंस के लिए, न कि उसी पर आप निर्भर हो जाइए। और एक तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इन सब कुछ करने के बाद एक बेहतर उत्तर लेखन कैसे करें,
तो कोई भी उत्तर लेखन जब आप करते हैं तो उत्तर लेखन के 3 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है वह है इंट्रोडक्शन, दूसरा है बॉडी और तीसरा है कंक्लूजन। जब इंट्रोडक्शन आप लिखते हो तो इंट्रोडक्शन के दौरान हमें, अब यहां मैंने पहले ही बताया था कि हमें यह करना है कि हमारा उत्तर जीएस से भिन्न कैसे हो। तो जो जीएस का विद्यार्थी है वो आपकी थियरी को नहीं पढ़ा, वो आपकी थियरी को नहीं समझता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया भारत चीन संबंध पर, तो जो जीएस का विद्यार्थी है वो संबंधों की थियरी नहीं जानता है, लेकिन ऑप्शनल के जो विद्यार्थी हैं वो थियरी जानते हैं, उन्होंने थियरी पढ़ा है। तो इसलिए जब आप इंट्रो की शुरुआत करें तो इंट्रो की शुरुआत में ही थियरी डालें, 2 लाइन में ही कम से कम एक थियरी का प्रयोग करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत करें। और यदि किसी विद्वान का यह सिद्धांत है तो विद्वान के नाम के साथ ही सिद्धांत का प्रयोग करें अपने इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में, वहां आपको ये काफी मदद पहुंचाएगा, काफी हेल्प देगा। उसके बाद आप इस बॉडी को डिजाइन करें। जब आप उत्तर के बॉडी को डिजाइन करते हैं तो इस उत्तर के बॉडी को डिजाइन करने में आप सारा उस विषय के पॉजिटिव और निगेटिव सारे पॉइंट्स को लिखें। एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि कई लोगों को यह आपने कहते हुए सुना होगा कि निगेटिव जल्दी नहीं लिखना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप व्यवहारिक बातें लिखिए, प्रैक्टिकल बातें लिखिए। जैसे मान लीजिए कि यदि आपसे ये पूछा जा रहा हो भारत चीन संबंध के बारे में और वर्तमान में ये प्रश्न आ जाए तो आप एकदम से क्या लिखिएगा कि निगेटिव नहीं लिखना है, तो हम कुछ लिखें कि सब कुछ एकदम सही है, सब कोई भारत और चीन के साथ कोई विवाद नहीं है, ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं। हमें प्रैक्टिकल उत्तर लिखना है, हमें यह लिखना होगा, यह सत्य को स्वीकार करना होगा कि भारत और चीन के वर्तमान संबंध एक जटिल परिस्थिति में हैं। हाँ, हमें उसके सुधार के लिए जो कदम उठाने हैं वो थोड़े ज्यादा मजबूत हो, ज्यादा बहुआयामीय हो, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे वह सामरिक हो, हर दृष्टिकोण से वह संतुलित हो। तो इस तरह से हमें व्यवहारिक बातें लिखने में कोई गुरेज नहीं है, बशर्ते कि वह गलत नहीं हो, है ना। यानी व्यवहारिक बातें आप लिख सकते हैं, पॉजिटिविटी और निगेटिविटी से डरने की जरूरत नहीं है। और कंक्लूजन जो है वो आमतौर पे बैलेंस कंक्लूजन होना चाहिए, एक संतुलित कंक्लूजन, संतुलित निष्कर्ष होना चाहिए। तो इस प्रकार से इंट्रोडक्शन वाला पार्ट एक थियरी के साथ शुरू करके आप बॉडी में पॉजिटिव निगेटिव सारी बातों का डिस्क्रिप्शन देते हुए और तब कंक्लूजन को आप एक बैलेंस कंक्लूजन करेंगे। ये आपका एक बेहतर उत्तर होगा जिसमें आपको तो नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें एक चीज और आप इनपुट्स का प्रयोग कर सकते हैं कि आपने प्रत्येक प्रश्न उत्तर में तमाम जगहों पे स्कॉलर का नाम और उसके साथ उसका सिद्धांत, स्कॉलर का नाम, उसके सिद्धांत आदि को जोड़ेंगे जब आप, तो प्रत्येक उत्तर में अगर 1-2 नंबर भी आपका बढ़ता है तो हॉलिस्टिक रूप से आपको इस ज्यादा 10, 12, 20 नंबर का फायदा होना ही होना है। तो वो आपको काफी मदद पहुंचा देगा, काफी हेल्प कर देगा। तो इसलिए जीएस के उत्तर से निसंदेह आपका उत्तर इस प्रक्रिया से भिन्न होगा और इसमें आपको नंबर भी बहुत अच्छे प्राप्त हो जाएंगे, बहुत अच्छे मिल जाएंगे। एक प्रश्न को लिखने में आपको जो समय खर्च करने हैं वो आमतौर पे 15 मिनट से के आसपास समय आप खर्च कर सकते हैं और उस हिसाब से आप अपने को डिजाइन करिए, उस हिसाब से अपने को बनाइए ताकि आप बेहतर उत्तर लेखन कर सकें। और राजनीति विज्ञान एक ऑप्शनल विषय के रूप में आपको मददगार कैसे हो सकता है, इसका आज एक इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आपके समक्ष रखा। मुझे भरोसा है
उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप पॉलिटिकल साइंस के बारे में एक नए तरीके से, एक नए दृष्टिकोण से आज के बाद सोचेंगे। तब तक फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।